आज हम लोग सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर मंडल एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे प्रीवियस ईयर्स में या पेपर्स एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, उसमें सामान्यतः सूर्य को रखा जाता है, ग्रहों को रखा जाता है, उपग्रहों को रखा जाता है और अन्य खगोलीय पिंडों को रखा जाता है। सूर्य की महिमा मंडल हम यहां से आपको क्या बताएं, एक कवि ने उस पर 2 लाइनें बोली हैं कि सूरज के हस्ताक्षर से तुम मत कहो कि कहीं अंधेरा है, हम खुशियों के सौदागर हैं, हंसना ही परिचय मेरा है। फिर वो कहता है कि कितनी भी जीवन में बिसात आ जाए लेकिन सूर्य एक ऐसा मोटिवेशन बनता है, ऐसा आधार बनता है। उसके बारे में आगे कहता है कि हम अच्छी तरह जानते हैं ये शहर बहुत बेगाना है, जो होता है हो जाने दो, तुम आज हमें मिट जाने दो। कुछ ऐसी बातें कवि ने कही हैं, तो हम समझाने जा रहे हैं कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल में हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि तारा किसे कहते हैं, या सूर्य के बारे में सब डिटेल बताएंगे, पृथ्वी से उसकी तुलना समझाएंगे, उसकी रासायनिक संरचना समझाएंगे, उसकी आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना को भी स्पष्ट करेंगे। साथ में हम ग्रह के साथ अंतर क्या है तारे का ये भी बताएंगे, उपग्रह से अंतर क्या है ये भी बताएंगे आपको। तो कुछ ऐसी बातें हम स्पष्ट करेंगे जो पेपर के भी सभी प्रश्न पूरे आपके कवर होंगे, और साथ में वो विषय भी आपको समझ में आएंगे कि जो सूर्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं हालांकि आपको इस समय एक आदित्य प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में भी संक्षेप में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सूर्य सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य आता है, ग्रह आते हैं, उपग्रह भी आते हैं और साथ में अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्य क्या है। क्या समझेंगे यहां, सूर्य क्या है? तो हम संक्षेप में कहें तो सूर्य एक तारा है और वो मध्यम आकार का है। ठीक, मध्यम आयु का है। जैसे सामान्यतः हमें पता है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स 17.7 अरब वर्ष पूर्व एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन सूर्य की आयु महज अभी तक ज्ञात आंकड़ों के अनुसार 4.7 अरब वर्ष ही देखी गई है। तो ये मध्यम आयु और मध्यम आकार का तारा है। सूर्य जो हमने बताया कि वो आकार, उसकी आयु की अगर हम बात करते हैं तो 4.7 अरब वर्ष पूर्व इसके एग्जिस्टेंस आया है। ये बात हमने आपको समझाई। हम समझाना यहां ये चाहते हैं कि तारा, ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या है। तो एक एक वर्ड में हम समझते हैं कि तारा किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं और उपग्रह कहते हैं। ये हम तारे का कॉलम बनाते हैं। दूसरा, ग्रह किसे कहेंगे और उपग्रह किसे कहेंगे। देखिए, केवल एक 1 लाइनर डेफिनेशन पर अगर हम फोकस करते हैं तो प्रकाश, लाइट और हीट यानी उष्मा, ऐसा कोई खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश है, अपनी उष्मा है, वो तारे कहलाते हैं। अगर इसमें अंतर की बात करते हैं तो ग्रह कौन होते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी उष्मा नहीं है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? ग्रह। लेकिन डिफर कैसे करें? डिफर करने के लिए ये जो खगोलीय पिंड ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर या हम कहें किसी भी तारे के चारों ओर वो परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? ग्रह। जैसे अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझना है, जब विवाह होता है तो एक अग्नि वेदिका बनाई जाती है। अग्नि वेदिका को आप सूर्य कंसीडर कर लीजिए और उसके चारों तरफ जो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी घूमते हैं वो ग्रह उसी तरीके से चक्कर लगाता है। तो हम कहें कि ग्रह हमेशा तारे के क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि तारे ग्रह में अंतर क्या है। अब इसी को अगर आपको ऐसे समझना है कि ग्रह और उपग्रह में क्या, तो सेम फीचर्स, एक कंडीशन सिमिलर है ग्रह और उपग्रह की। उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश और अपनी उष्मा नहीं होती है, लेकिन उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है। मीन्स हम कहें कि भविष्य में उसी दाम्पत्य जीवन में जब उन पति पत्नी से जो संतान उत्पत्ति होंगे तो बच्चे उनके पीछे पीछे या चारों तरफ घूमते हैं अपने पालन और पोषण के लिए। तो हम कहें कि यहाँ तारा क्या है, ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। इन तीनों शब्दों में अगर आपको अंतर स्पष्ट हो गया है तो हम अगला जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या है? अब अन्य जितने भी पिंड हमें अंतरिक्ष में या स्पेस में दिखाई देते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह या धूमकेतु, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया है कि 4 घटक हैं मेन सौर मंडल के या सोलर सिस्टम के। तारा, तारे में कौन? सूर्य। दूसरा ग्रह, तीसरा उपग्रह और चौथा क्या है? खगोलीय पिंड।
ठीक है, तो हमने संक्षेप में समझाया। अब हम पहला पिलर समझाने जा रहे हैं कि तारे में सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में हम जानते हैं, तो सूर्य के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। सूर्य के बारे में अगर हम समझें तो कुछ घटक हमें समझने हैं। पहला एक हम पिलर आपको समझाने जा रहे हैं, आधारभूत जानकारी। इसमें मैंने पहले ही कुछ बातें स्पष्ट की हैं कि सूर्य एक तारा है, पहली बात। दूसरी बात बताई है कि मध्यम आयु और मध्यम आकार का है। जैसे आयु इसकी 4.7 अरब वर्ष जो पेपर में कई बार पूछी गई, आकार में मध्यम आकार का, ये बात भी पूछी गई है, तो ये बात बताई। दूसरी इसकी पृथ्वी से कुछ तुलना के फैक्ट भी पूछे जाते हैं, मैं यहीं पर वो कवर कर रहा हूं। मैंने सूर्य की कुछ आधारभूत जानकारियां बताई कि मध्यम आकार का तारा है, मध्यम आयु का है। साथ में मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। ऐसे फैक्ट भी पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, जैसे कहा गया कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट का समय दिया जाता है। कभी कभी कुछ एग्जाम में, वनडे एग्जाम में 8 मिनट 16 सेकंड 20 सेकंड भी सही किया गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के तहत। तो अगर आपको 8 मिनट नहीं मिलता है तो आप 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड का ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। साथ में यह पूछा गया कि पृथ्वी से उसका व्यास की तुलना की गई है तो 109 गुना है। साथ में घनत्व पूछा गया है तो 20 गुना है, और गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व पूछा गया तो वो 28 गुना होता है। तो हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई। अब जो हम समझाने जा रहे हैं वो सूर्य की संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। संरचना में 3 संरचनाएं हम यहां आपको बताने जा रहे हैं। एक रासायनिक संरचना, समझ आए? रासायनिक संरचना में केवल इतना समझना है कि हाइड्रोजन इसमें 70.6% तक माना जाता है, ये 71% अप्रोक्स मान लीजिए। दूसरी अगर हम बात करें हीलियम, तो हीलियम 26 पॉइंट समथिंग माना जाता है। कुछ डेटा 28 भी मिलते हैं, लेकिन आप अप्रोक्स 70 याद रखिए, ये सबसे ज्यादा। तो 2 ही तत्व मेन है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि रासायनिक संरचना में 2 हैं, हाइड्रोजन है और क्या है, हीलियम। ठीक, सेकंड। अब अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसकी कहा जाता है आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर कैसे बना है, और बाह्य संरचना कैसे बना। आंतरिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तब आंतरिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला इसका कोर होता है, कोर। और दूसरा जो होता है रेडिएटिव विकिरण क्षेत्र होता है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा कन्वेक्शन जोन। तो हम इसे फिगर से समझाते हैं, वो आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो इस फिगर को आप ध्यान दें कि कोर क्या है, रेडिएटिव जोन क्या है और कन्वेक्शन जोन क्या है। जैसे ये अगर हम मान लें ये कोर है, ये हमारा रेडिएटिव जोन है, और ये अगर हम मान लें ये कन्वेक्शन जोन है। ठीक है, तो कोर की विशेषताएं थोड़ा आप ध्यान से समझें, इसी में हम लिख दे रहे हैं। पहली विशेषता होती है कि इसका तापमान सर्वाधिक और 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, पहली बात। दूसरी बात हमें ऐसे समझना है कि जो ये क्षेत्र है इसी में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। मींस ये कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा और उष्मा का स्रोत क्या है, तो ये अभिक्रिया है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक है, तो वो इसी में है। तीसरा, इसकी अवस्था से प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रेडिएटिव जोन की, दूसरा जोन मैंने पार्ट बोला है, इसे हम रेडिएटिव जोन बोलते हैं। रेडिएटिव मींस विकिरण क्षेत्र बोलते हैं, और विकिरण क्षेत्र में केवल यही पूछा जाता है कि कौन कौन सी किरणें, तो गामा किरणें, एक्स किरणें और फोटान मिलते हैं। यहां ध्यान से समझिए, गामा और एक्स बहुत खतरनाक है, समझे? गामा और एक्स बहुत खतरनाक। इन्हीं की सुरक्षा के लिए पृथ्वी पर जब हम स्टडी करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारे यहाँ एक ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन लेयर, और वो किन्हें आने के लिए रोकती है? यूवी रेज को, उसमें इनके कर्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमें समझना है फिर फोटान क्या। फोटान जो जिससे हम चीजें दृष्टिचर होती है, दिखाई देती हैं हमें, जिससे भी चीजें, वो फोटान है। मींस ये जो हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वो प्रकाश जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, वो फोटान ही है। और वो किस जोन से मिलते हैं ये पूछा गया, विकिरण क्षेत्र से निकलते हैं। किस जोन से निकलते हैं? विकिरण क्षेत्र से। अब जो तीसरा है वो कन्वेक्शन जोन है। कन्वेक्शन जोन को हम संवहन क्षेत्र कहते हैं, संवहन क्षेत्र। इसका एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है जिस पर यूपीएससी 3 बार क्वेश्चन कम से कम पूछ चुका है। मैं समझाता हूं वो क्या है। देखिए, कोर जो है यहां पर मैंने बताया सर्वाधिक टेम्परेचर है। इसी से कोर का टेम्परेचर का कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा उष्मा से ग्रसित, मतलब प्रकाश और तापमान वहां हो जाता है।
उससे कहते हैं कि कुछ निकलती है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर का मतलब सौर ज्वाला के रूप में ये जो निकलती है। तो ये पहला तो ये पूछा जाता है कि सोलर फ्लेयर किससे निकलता है, तो हमारा आंसर होता है कन्वेक्शन क्षेत्र से, कन्वेक्शन जोन से या संवहन क्षेत्र से क्या निकलता है, सोलर फ्लेयर। इसका एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है यूपीएससी में कि भिस्लर किसे कहते हैं, भिस्लर। तो देखिए ये अर्थ है मान, और अर्थ पर हमें पता है कि आसपास ये वायुमंडल बना है, और जब ये सोलर फ्लेयर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहां पर घर्षण होता है या टकराव होता है, और इससे जो आवाज निकलती है उसी को हम भिस्लर कहते हैं। इससे जो आवाज निकलती है उसी को हम क्या कह देते हैं, भिस्लर कह देते हैं। मीन्स हम समझाना यह चाहते हैं कि सोलर फ्लेयर का पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करना ही भिस्लर कहलाता है। उससे जो ध्वनि निकलती है वो भिस्लर कहलाती है, ठीक है। और ये जब सोलर फ्लेयर जब पृथ्वी के ध्रुवों पर चमकने लगती है, अगर उत्तरी ध्रुव पर चमके तो इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ध्यान रखें, बोरियालिस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन हमेशा नॉर्थ लिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिस शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन हमेशा साउथ लिया जाता है। तो हम क्या कहें कि यहां पर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस आता है, बोरियालिसिस आता है सॉरी, और यहां पर अरोरा ऑस्ट्रेलियस आता है। तो ये क्या है अगर कोई पूछे तो ये सोलर फ्लेयर ही है जो ध्रुवों पर चमकता है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीडीएस में क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड पूछा गया, क्या सोलर फ्लेयर में केवल सौर ज्वाला होती है? नहीं, इसमें ब्रह्मांडीय किरणें भी होती हैं, इसमें अन्य किरणें भी होती हैं। मींस ये बहुत किरणों और तरंगों का समूह होता है जो हमारे पृथ्वी पर ध्रुवों पर चमकता है, उसे हम अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहते हैं। ये बात क्लियर है सबको? तो मैंने इनर पार्ट समझाया है कि कोर क्या है, रेडिएटिव क्या है, कन्वेक्शन क्या है। इसी तरीके से हम समझाने जा रहे हैं कि सूर्य का आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, मींस बाह्य संरचना कैसी है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश मंडल और जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमंडल और कोरोना। मींस इंग्लिश में गए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना या क्रीट का स्टडी हम करेंगे, ठीक। तो अगला जो पार्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं वो आउटर स्ट्रक्चर क्या है। उसे भी अगर फिगर से समझेंगे तो बहुत आसानी से इजीली आप दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो सकती है। जिस पहला समझ ये हम बना रहे हैं जिसका नाम है फोटोस्फीयर। ध्यान से समझ, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर क्या है पहले यही पूछा जाए। हम इसमें अगर ऐसे कहें कि क्या है तो हम कहते हैं कि सूर्य का वो भाग जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहलाता है। क्लियर? तो ये दृष्टिगोचर हिस्सा है। सामान्यतः रेड कलर का जो हम लोगों को दिखाई देता है वही क्या है, हमारा फोटोस्फीयर। दूसरा कुछ इंफॉर्मेशंस बता रहा हूं मैं इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला इसका पूछा जाता है कि औसत तापमान कितना है। औसत तापमान की जब बात होती है तो मैंने बताया है कुछ डेटा 6000 डिग्री सेल्सियस और 5500 डिग्री सेल्सियस मिलता है। अप्रोक्स आप ये मान लीजिए कि 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्रकाश मंडल का होता है। बात क्लियर? लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसका एक क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र जो बहुत चमकीले होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये चमकीले क्षेत्र हैं, उन्हें हम फैकुला कहते हैं, फैकुला। और इनमें जो फैकुला में प्रकाशित कण होते हैं जो बहुत चमकीले होते हैं उन्हें ग्रेनुअल कहते हैं, उन्हें ग्रेनुल कहते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र इसके पास के होते हैं जो जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिनका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, इन्हें हम सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। सौर कलंक, सन स्पॉट कहते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सन स्पॉट, पहला कि सौर कलंक क्या है हम समझाते हैं। सौर कलंक क्या है तो आप संक्षेप में क्या कहेंगे कि प्रकाश मंडल के ठंडे या कम तापमान वाले क्षेत्र जिनका तापमान सामान्यतः 1500 डिग्री सेल्सियस होता है,
ठीक है। लेकिन जब ऑप्शनल वगैरह पढ़ो तो कई जगह मिलता है कि प्रकाश सौर कलंक का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः यही वैलिड है वनडे एग्जाम और यूपीएससी के बेसिस पर कि उनका टेम्परेचर औसत कितना माना गया है, 1500 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात के लिए सब ठीक है। अब देखिए सौर कलंक क्या है मैंने समझा दिया। इसी से पूछा गया है, पहला कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि सोलर स्पॉट साइकिल क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं कि सौर कलंक चक्र क्या है। मैं इसके बारे में कहानी भी आपको बता दूं, ध्यान से समझे। सौर कलंक चक्र क्या है, देखिए एक फिगर में यहां पर छोटा सा मानता हूं, ये अर्थ है, यहां पर समझ आ रहा है, ठीक है। ये अर्थ है और इस अर्थ में 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच सामान्यतः ये देखा गया कि ये स्पॉट मिलते हैं, मतलब ज्यादा मिलते हैं, ठंडे क्षेत्र मिलते हैं। ये बात क्लियर। और इसे यहां से यहां तक रोटेशन में 5.5 साल का समय लग जाता है, आने में भी 5.5 साल का समय लग जाता है, तो टोटल समय लग जाता है 11 वर्ष। तो सोलर स्पॉट साइकिल क्या है कि एक चक्कर पूरा करने में सोलर सन्स स्पॉट का जितना समय लगता है उसी को हम कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। इसका पीरियड ही पेपर में बार बार पूछा जाता है। सोलर स्पॉट साइकिल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 11 वर्ष। एक थ्योरी भी इस पर है, मनोवैज्ञानिक तौर पर या हम कहें दर्शन तौर पर, कुछ भी कहें, कि हर 11 वर्ष में वैश्विक त्रासदी आती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बेस कहूं, 2008-9 में आपको पता हो कि महामारी अमेरिका में वैश्विक आई थी, मतलब आर्थिक मंदी की स्थिति बनी, कोलैप्स हुआ सब कुछ। आज से 11 उसमें जोड़कर देखिए 2019 में कोविड आया है। ये माना जाता है और कहा जाता है कि सूर्य जो है वो निर्धारित करते हैं उसके स्पॉट कि त्रासदियां कब आएगी, कैसे आएगी। इससे पहले की भी एक क्रोनोलॉजी है, इस पर बहुत बड़े आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था और ये माना जाता है। तो ये भी एक कहानी है जो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बता रहा हूं। तो सोलर स्पॉट समझ में आ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सोलर इवेंट क्या होती है। तो अगर ऐसे 100 चक्कर पूरे कर ले, मतलब 100 साइकिल में लगा समय क्या कहलाता है, सोलर इवेंट। बात समझिए, 100 चक्कर पूरे करने मींस 1100 वर्ष का समय। खुद सोच कर देखिए, एक स्पॉट कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में 11 वर्ष लग रहा है और 100 पूरे करने में कितना लग जाएगा, 1100 लग जाएगा ना, ठीक। तो 1100 वर्षों का समय क्या कहलाता है, सोलर इवेंट कहलाता है, ठीक। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब ध्यान से एक और समझिएगा, यहीं पर यहां जो मैंने विषुवत रेखा बताया, विषुवत रेखा, ये यहां पर हमेशा सोलर जो सन स्पॉट होते हैं इनका आकार बड़ा होता है, इसे कहते हैं सोलर मैक्सिमा, इसे कहते हैं सोलर मैक्सिमा। अगर कोई पूछे कि सोलर मैक्सिमा क्या है, तो भूमध्य रेखा के निकट सन स्पॉट का जो आकार बड़ा दिखाई देता है उसकी वजह से तापमान कम हो जाता है वहां पर, उसी को हम कहते हैं सोलर मैक्सिमा, ठीक है। और यहां 40 डिग्री के पास छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो इसे सोलर मिनिमा कह देते हैं। तो सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा समझ आए। और इन दोनों की वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी पर कम्युनिकेशन जो होता है बाधित हो, संचार बाधित हो जाता है, तापमान बढ़ घट जाता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय झंझावत। उसे हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक आर्क या चुंबकीय झंझावत। तो मैंने आपको क्या समझाया, प्रकाश मंडल समझा रहा हूं, फोटोस्फीयर। मैंने ग्रेनुअल क्या है, चमकीले कण, फैकुला चमकीले भाग हैं, सौर कलंक क्या है, शीतल भाग है। इतनी बात सबको समझ आए। सौर कलंक में ही एक चीज और समझ लेना, एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा कि सौर कलंक जो होता है उसका बहुत डार्क हिस्सा जो होता है उसे अंबरा कहते हैं, और जो इसके साइड का हल्का हिस्सा होता है उसे पेनम्बरा कहते हैं। तो उन्होंने पूछा अंबरा पेनम्बरा किससे संबंधित है, सौर कलंक से संबंधित है। केंद्रीय भाग जो गहरा काले रंग का होता है उसे अंबरा, जो आसपास का भाग जो छोटा हल्के रंग का होता है उसे हम कहते हैं पेनम्बरा। बात समझ में? तो हमने क्या आपको समझाया, कुछ टर्म बात करें, ग्रेनुअल, फैकुला, अंबरा, पेनम्बरा, सोलर साइकिल, सोलर इवेंट, सोलर मैक्सिमा, सोलर मिनिमा। इतनी बातें मैंने आपको स्पष्ट की हैं अभी तक। किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक, चले। अब देखिए, ये जो मैंने प्रकाश मंडल समझाया, इसके बाद पहले तुम ये समझाता हूं कि क्रोमोस्फीयर कैसे स्टार्ट हो जाता है।
अगर इस प्रकाश मंडल, ये तो पूरा उसका वो हिस्सा है जो हमें दृष्टिगोचर होता है, इसके जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे माइनस हाइड्रोजन या नेगेटिव हाइड्रोजन गैसेस की कमी होती जाती है। मींस नेगेटिव हाइड्रोजन आयन की कमी हो, और वो कमी इतनी हो जाए कि रिएक्शन बंद हो जाए, तो हम कहते हैं कि वहां से शुरू हो गया क्रोमोस्फीयर। इसे कहते हैं सूर्य का वर्णमंडल। इसे सूर्य का वायुमंडल या हम हिंदी में वर्णमंडल कहते हैं। इसका केवल एक ही टर्म हमें समझना है जिसका नाम स्पिक्यूल। स्पिक्यूल यही पूछा गया है। स्पिक्यूल क्या है? जहां से सौर ज्वाला निकलती है, पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसी को हम स्पिक्यूल कहते हैं। हम कहें कि ये क्रोमो वर्णमंडल के वे अधिक उष्मा के क्षेत्र हैं, अधिक तापमान के क्षेत्र हैं जहां से सौर ज्वाला निकलती हैं। स्पिक्यूल, बस इतने समझना। उसके बाद इसके बीच में एक 100 किलोमीटर की पट्टी मिलती है, और 100 किलोमीटर के बाद एक बहुत सुंदर सी आकृति मुकुट सी ऐसे दिखाई देती है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, जिसे हम कोरोना या क्रीट कहते हैं, और ये प्रकाश मंडल का ही भाग माना जाता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं क्या? क्रीट या कोरोना प्रकाश मंडल। तो हमने अभी तक आपको सूर्य के बारे में बताया कि सूर्य में इसकी आंतरिक संरचना क्या है, रासायनिक क्या है और बाह्य संरचना क्या है, कुछ उसकी बेसिक भी बातें बताई। आगे के हम अभी इसी में समझाएंगे पृथ्वी से सूर्य की तुलना, उसमें हम बहुत कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अपसौर क्या है, उपसौर क्या है, खगोली क्या है, पार्सेक क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, साथ में हम और भी कॉन्सेप्ट बताएंगे वो अर्थ से रिलेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी यहाँ क्लियरिटी में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए हम इसमें इतना ही बताते हैं। आगे के हम आगे की चीजें आपको समझाएंगे।